कश्मीर में अमन का माहौल है और ये बात पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ लीडरान को हजम नहीं हो रही है। कल जम्मू कश्मीर से आए पंचों और सरपंचों के एक डेलीगेशन ने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर खुशी का इजहार किया था। लेकिन कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने इस मुलाकात पर ही सवाल उठा दिए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद मंगल को पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 100 लोगों के डेलीगेशन ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पंच और सरपंच भी शामिल थे। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से जम्मू कश्मीर के सरपंचों की मुलाकात पर कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने सवाल उठाए हैं। मीम अफजल का कहना है कि पंचों सरपंचों से मीटिंग पूरी तरह से मैनेज्ड थी और इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है। मीम अफजल ने इल्जाम लगाया है कि इस मुलाकात के लिए जम्मू कश्मीर से चुन चुनकर लोगों को लाया गया था। पहले आप ये बयान सुनिए। मीम अफजल साहब, आप जिन चुनिंदा लोगों की बात कर रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट देकर अपने रहनुमाई के लिए चुना है। वे चुनिंदा लोग दरअसल जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले पंच और सरपंच हैं, जो आर्टिकल 370 के हटाए जाने से खुश हैं और चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कदम से कदम मिलाकर साथ साथ तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचे। सरपंचों ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। वजीर दाखिला के साथ मीटिंग करने के बाद उनका कहना है कि गाँवों के बेहतर मुस्तकबिल के तई मरकजी हुकूमत की संजीदगी तरक्की की नई इबारत लिखेगी। पंचों सरपंचों के तंजीम के सदर अनिल शर्मा का कहना है कि देही इलाकों की तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर में एक नए जमाने की शुरुआत हो रही है। 14वें पे कमीशन के 3700 करोड़ के अलावा हुकूमत ने इजाफी 1500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इससे देही इलाकों की तरक्की में तेजी आएगी। इनमें कश्मीर के हालात पर चर्चा के साथ साथ पंचों और सरपंचों ने अपने सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठाया। मीटिंग के बाद जानकारी दी गई कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों के लिए 2-2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कराएगी। साथ ही पंचायत मेंबरान को सिक्योरिटी भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगा है कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में इन्वेस्ट करने वालों को वो पलकों पर बैठाएंगे। हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी दहशतगर्द के कबूलने वाले इस वीडियो को जारी किया गया है और इस वीडियो में ये दहशतगर्द कबूल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से हैं और लश्कर से जुड़े हुए हैं। सेना ने इस पाकिस्तानी आतंकी को पीने के लिए चाय भी दी थी। कबूलनामे के बाद जब उससे सवाल किया गया कि चाय कैसे लगी, इस पर उसका जवाब था, चाय बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम खलील अहमद है, मेरी उम्र 36 साल हो गई है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी जलेबी चौक से आया हूँ। गांव टेढ़ा बन है और मैं मुजाहिदीन का काम करता हूँ लश्कर-ए-तोयबा के साथ। और फिर मैंने ट्रेनर एक हफ्ते की काचर बन में किए हैं और मेरे साथ नजीब, उसने भी एक ही दिन काम शुरू किया हमने ट्रेनर तक। 3-4-5 साल हो गए हैं हमने दोनों। और उसके बाद हमने उधर प्लानिंग बनाई है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे 3-4 बड़े, और उनका नाम भी मैं बताना चाहता हूँ। वज़ार शबीर, वज़ार नायक आसफ और सिपाही खलील और उसके साथी जो है, मेरे साथी जो है वो हैं नूर से नदीम, मनीर, शोएब और उसके साथी जो हैं। मेरा नाम मोहम्मद नजीम, उम्र 20 साल। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरफ खान। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी फैक्ट्री से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मुजाहिद हूँ। मैं लश्कर-ए-तोयबा से तल्लुक़ रखता हूँ। मैंने लश्कर-ए-तोयबा से ट्रेनिंग हासिल की। मेरे साथ मुबशिर और खलील ने भी काचरबान में ट्रेनिंग दी। हमारा उस्ताद कमांडर नदीम
हमारा पीछे वाला ग्रुप एलसी के पीछे था। हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ, खालदार जबीर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। अब भी काचरबान में 10 से 15 मुजाहिद पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान में घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं। आए दिन हिंदुस्तान को जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान को आज इंडियन आर्मी ने करारा जवाब दिया है, जहां पर जंग की धमकी पर हिंदुस्तानी आर्मी ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसका हाल 1971 से भी बुरा किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से मिल रही जंग की धमकियों पर हिंदुस्तानी आर्मी ने करारा जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सरहद पर कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान का 1971 से भी बुरा हाल करेंगे। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। Sure, you would have got tremendous experience and you would have come back with a lot of things which you would like to see even come up in Kashmir. And in the days to come, all these benefits of what you have seen across the country are going to be here, and you as the future generation of the country, future generation of Kashmir, would be the beneficiaries of everything which you have seen there. I wish you a very good future. I request you to study hard, stay away from drugs, stay away from guns, concentrate on your studies, make a future for yourself, make your parents proud, make your teachers proud, make your family proud. लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान वादी में ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश करा रहा है। 21 अगस्त को पकड़े गए 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भी कई अहम इंकशाफ किए थे। इनमें से एक दहशतगर्द ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार दरअंदाजी कराने में दहशतगर्दों की मदद करती है। उसके मुताबिक पाकिस्तानी सरकार हमला कराने की भी कोशिश में है। Pakistan occupied Kashmir. All the launch pads across the line of control are as of full with the terrorists of various tanzims. Pakistan is attempting every night and day in assistance with Pakistan army posts which are there on the line of control. Even these 2 terrorists who have been captured, they were also housed at the Pakistani forward post of the army, and then they were being guided by the Pakistani regular troops up to the line of control. That is what is more important, and I can tell you without going into the details, all the launch pads are as of now full with terrorists ready to be launched into Kashmir to disrupt peace. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने बताया कि पिछले 30 दिनों में 5 आम शहरियों की जान गई है। ये कीमती जानें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में नहीं, बल्कि पत्थरबाजों और पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के अमन के दुश्मनों की वजह से गई हैं। उन्होंने ये बताया कि आज असरार अहमद खान की सौरा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 अगस्त को असरार पत्थरबाजों का शिकार हुआ था। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन जख्मों की ताब न सहते हुए आज उसने दम तोड़ दिया। Yes, it may be Noor Mohammed Dar, who was the driver who was hit in the stone pelting and died in Bijbehara. It may be 2 Gujars, the Kohli brothers, who were killed in the high mountains by the terrorists, or it may be the shopkeeper Parampura. And this is the 5th death which has happened because of the terrorists oblique the stone pelters or the puppets of Pakistan trying to disrupt peace. There is not a single casualty which has happened in last 30 days. And this is the most calmest period in the history of Kashmir, if I can say that. हिंदुस्तानी आर्मी के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की आवाम को हमारा पैगाम साफ है, या तो दहशतगर्दी छोड़ दो या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने
श्रीनगर में तलबा को भी खिताब किया और इस दौरान उन्होंने तलबा को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को ड्रग्स और बंदूकों से दूर रहने की नसीहत देते हुए पढ़ाई पर मन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे आपके वालिदैन और रियासत को आप पर फख्र हो। Sure, you would have got tremendous experience and you would have come back with a lot of things which you would like to see even come up in Kashmir. And in the days to come, all these benefits of what you have seen across the country are going to be here, and you as the future generation of the country, future generation of Kashmir, would be the beneficiaries of everything which you have seen there. I wish you a very good future. I request you to study hard, stay away from drugs, stay away from guns, concentrate on your studies, make a future for yourself, make your parents proud, make your teachers proud, make your family proud. सीआरपीएफ ने लोगों के लिए श्रीनगर में टेलीफोन बूथ कायम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार कोशिश है कि यहां के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहचान वालों और रिश्तेदारों का हालचाल जानने के लिए मकामी लोगों के लिए यह सहूलत मुहैया कराई गई है। में मौजूद है श्रीनगर के लाल मोड़ी इलाके में। दरअसल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 117 बटालियन जो है वो आवाम की सहूलियात के लिए यहाँ पर अपना टेलीफोन बूथ लगा रखा है और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज इलाकों, चूँकि LD हॉस्पिटल साथ में है और उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं, लोग आते हैं फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन इसके लिए समय जो है सुबह 9 से 11 बजे और में 4 से 6 बजे तक, यानी 4 घंटे की जो फ़ोन सहूलियात मुफ्त मिला करेगी। हमारे साथ एक ऑफिसर हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, अपना परिचय दे दें। ये सही महेश चंद। महेश जी, कितने दिनों से आप ये जो सर्विस दे रहे हैं, कितने दिन हुए? 4 दिन हो गए हमको। तो कितना रेस्पॉन्ड रहा? हम आए तो देख रहे थे स्कूटी वाले, गाड़ी वाले रुक रहे हैं। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, जनता काफी आती है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। तो इसमें क्या आप रिकॉर्ड वगैरह भी रखते हैं? रखते हैं पूरा, उसका जहाँ फोन करना है उसका नाम नंबर लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है और उसको यहाँ पे एंट्री करने के बाद में उसको फोन कराया जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पर बंकर वगैरह है, आपको दिखाएं कि इस तरफ का जो एरिया है, आपको फारूक वानी दिखाएगा कि ये सीआरपीएफ का वही यूनिट है जो यहाँ पर बंकर में खड़ा है और साथ में ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सिक्योरिटी एंगल से भी इनकी जो देख रेख है पूरे दिन रहती है, तलाशी वगैरह लगते हैं 24 घंटे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता। और ये जो सर्विस है ये किसके कहने पे शुरू की गई है? हम तो जनता की खुशी के लिए कर रहे हैं, जनता खुश रहे, यहाँ की आवाम के लिए खुशी के लिए हम कर रहे हैं उनको। तो ये किन के आदेश से ये सर्विस शुरू हुई है? हमारे कमांडेंट साहब की तरफ से। तो जब शुरू में हुआ तो क्या लोग आते रहे और टेलीफोन नहीं आ रहे थे, मगर उनको जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे लोग काफी आ रहे हैं। आप भी अपील करें ना जी मीडियम के माध्यम से कि किस जगह पर आप इस वक्त खड़े हैं और जनता से अपील करें कि आप टेलीफोन करने के लिए आ सकते हैं। मंडी चौक पे है, यहाँ पे हम यहाँ पे है। आप जनता से मैं गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और फोन करें, अपने परिवार से, रिश्तेदार से, जिससे भी बात करना है वो कर सकते हैं। तो कोई भी फोन लग सकता है? इसमें ISD फैसिलिटी भी है क्या? बाहर भी कर सकते हैं? तो कहाँ पे? सिर्फ मुल्क के इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया के अंदर ही। सर तो कितने टाइम से आप कश्मीर में हैं और आज का ये जो ड्यूटी शेड्यूल आप डिफरेंट पाते हैं? ये तो पुलिस वगैरह करती थी, कम्युनिटी पुलिसिंग, थाना वगैरह पुलिसिंग करती, तो किस तरह से रोल आप देखते हैं? पहली बार मिला ये रोल? ये रोल पहली बार मिला हमें, मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ। तो कितना आप सेटिस्फाई हैं इस रोल से जो आपको दिया गया? हमें बहुत खुशी मिल रही है, यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, यहाँ के लोगों से हालचाल पूछते हैं, वो लोग भी काफी खुश होते हैं हमसे बातचीत कर करके। तो शाम को ये फाइल वगैरह रिपोर्ट जाती है कि आज इतने टेलीफोन कॉल तक कमांडेंट साहब तक रिपोर्ट जाती है, ये पूरा रिपोर्ट लेकर के इसको पूरा देते हैं CO सर तक को। तो कितने दिन तक ये सर्विस आप चलाते रहेंगे? जब तक यहाँ पे मोबाइल शुरू नहीं होगी तब तक हम सेवा करेंगे जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी बात करने के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 117 बटालियन के बता रहे हैं कि ये सर्विस जो 4 साल से कश्मीर में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बाद पहली बार इनको ये सर्विस मिली कि जहां जनता के साथ ये बात करने के लिए टेलीफोन सहूलियत का जो इस्तेमाल है, लोगों से एक दूसरे की बात होती है, लेकिन इसमें विद इन कंट्री बातचीत होगी। और एक बार फिर आपको टाइमिंग बता दूं, ये जो टेलीफोन बूथ लगा है CRPF 117 से 6 बजे, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर ही आपको ये सहूलियत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि लोकल लेवल पर, जहां गवर्नर इंतजामिया ने पहले ही इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए थे कि लोकल लेवल पर फ़ोन करने के लोगों को कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिलेगी, आगे इसमें जनता का सपोर्ट किस तरह से मिलता है। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, लाल मंडी, श्रीनगर।
चलिए बढ़ता आगे। भद्रवाह में आर्मी की जानिब से 3 महीने का कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि इलाके के बच्चे कंप्यूटर सीखकर रोजगार पा सके। नौजवान खासतौर से डोडा जिले की तालिबात के बीच IT एजुकेशन को फरोग देने और स्किल इंडिया पहल को फरोग देने के मकसद से राष्ट्रीय राइफल्स के 50 स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स शुरू किया गया। मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की है, जिसमें 3 मंथ उन्होंने कंप्यूटर कोर्स रखा है। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, और आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स नहीं कर सकते, जिन्हें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे लिए सोल्यूशन निकाला है बहुत अच्छा, जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आगे कुछ ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सेंटर SS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भद्रवाह में है। यहाँ इंडिया आर्मी की तरफ से यहाँ आए हैं कैप्टन्स कुछ, जो हमें फ्री कंप्यूटर करवा रहे हैं। मैं यहाँ पहले आती थी, लेकिन हम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो इन्होंने फ्री कंप्यूटर इधर खोले हैं, अब तो मेरा भाई भी आ रहा है, हम सब आ रहे हैं। और जो गरीब फैमिली से बच्चे हैं, वो सब उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि इधर आएँ। ये फ्री है और हमें इधर से 3 महीने का कोर्स मिलेगा और इधर से हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इधर फ्री मिल रहा है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मानी जा रही है आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हुकूमत लगातार एक्शन में है और सरकार ने रियासत की तरक्की के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। दरअसल नवंबर में रियासत में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों से चल रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने की तैयारी हो चुकी है। ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बस उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ाने और मौजूदा माहौल को और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार कई तरह के प्लान पर काम कर रही है। इसी प्लान के तहत जम्मू कश्मीर में सरकार इन्वेस्टमेंट समिट कराने जा रही है। सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 1 लाख करोड़ की नई सरमायाकारी हो। सरकार की कोशिश है कि पहले मरहले में कम से कम 15,000 करोड़ की सरमायाकारी हो। इसके लिए बाकायदा 30 कंपनियों का सिलेक्शन भी हो चुका है। मेकओवर के इस प्लान के तहत जहां एक तरफ जम्मू और कश्मीर में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं नई कंपनियों और सरमायाकारी लाकर रियासत में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडस्ट्री की जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। इनमें IT एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, स्किल एजुकेशन और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। पहले मरहले में इन सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए कुल 44 कंपनीज ने अर्जी दी थी, जिसमें से 30 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट समिट का फायदा कश्मीर के आखिरी आदमी तक पहुंचे। साफ है कि सरकार हर हाल में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में बड़ा बदलाव लाना चाहती है और इसके लिए हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इसके लिए प्लान्स तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब सरकार का फोकस यहां पर विकास कार्यों को लेकर है। नवंबर 2019 में यानी इसी साल जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी न्यूज के पास इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसके मुताबिक आप साफ तौर से देख सकते 30 कंपनियों को अब तक सिलेक्ट किया गया है जो कि इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे और ये 30 कंपनियां लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगी और ये 8 सेक्टर में अपना यहां निवेश करेंगी कंपनियां, जो कि अलग अलग देश के हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंच रही हैं। उसमें IT एंड टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, स्किल्स एंड एजुकेशन। तो ये 8 वो सेक्टर हैं जिसमें निजी कंपनियां कश्मीर में निवेश करने के लिए सामने आ रही हैं। कुल 44 कंपनियों का प्रस्ताव सरकार को मिला है अभी तक, जो कि लगभग 1 सितंबर तक का ये डेटा है और 1 सितंबर तक जो कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए अपने प्रस्ताव दे रही हैं, उसमें से 30 कंपनियों को यहां पर सिलेक्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, इतने जल्दी जब
5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से ही यहाँ पर अब निवेश का एक नया माहौल तैयार हो रहा है और कंपनियों को लेकर सरकार यहाँ पर कई प्रकार की सहूलियत देना चाह रही है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां अब कश्मीर आ रही हैं, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की तैयारी कर रही है और अब बहुत जल्द ही यहां के लोगों को 24 घंटे बिजली दस्तयाब की जाएगी। इसके लिए बाकायदा 3 नए ग्रिड खोले जाने का मंसूबा तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। कब आएगी बिजली? सर्दियों के मौसम में कश्मीर में बिजली की कटौती सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, लेकिन आर्टिकल 370 से आजादी के बाद अब बिजली की परेशानियों से भी आजादी दिलाने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 300 करोड़ की लागत से 3 नए ग्रिड स्टेशन बनाने का मंसूबा बनाया गया है। वाटर डिस्चार्ज कम हो जाता है तो हम पावर बाहर से ही हम इंपोर्ट करते हैं, तो खास करके हम यहाँ कटेलमेंट बहुत 8 से 10 घंटे 12 घंटे हम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिस्टम एडिक्यूट नहीं है। इसी सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब ट्रांसमिशन जो है अगमेंटेड हो जाएगा, तो काफ़ी हमें मेरे ख्याल में काफ़ी हम पावर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे हम पावर दे पाएंगे अगर पावर की अवेलेबिलिटी आपके पास पूरी हो? अगर ये सारे सिस्टम हमारा कमीशन हो जाता है, ये 220 जो अलस्टिंग लाइन, अलजना कोड और मीर बाज़ार और ये अंदर के तीनों GIS बेस स्टेशन हैं, ये अगर बन जाते हैं तो हम 24 आवर इन 24/7 हम पावर दे सकते हैं। इंतजामिया की माने तो गैस इंसुलेटेड सिस्टम वाले 3 नए ग्रिड स्टेशनों पर काम किया जा रहा है, जो सर्दियों के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने पर बिजली की कमी नहीं होने देंगे। टेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अलॉट हो चुके हैं, उसकी प्रोसेस शुरू किया है। तो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर जब हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हम टारगेट कर सकते हैं 21 में 24/7 पावर सप्लाई अचीव करने के लिए। इसके साथ साथ ही स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट श्रीनगर में शुरू हुआ है, जिसमें 1 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और जिसमें अभी काम शुरू हुआ है, उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट अलॉट भी हुआ है। उसके अलावा स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, अंडरग्राउंड डक्टिंग वगैरह का भी काम चल रहा है और ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे एक मॉडर्नाइज्ड पावर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, 24/7 पावर सप्लाई अवेलेबल होगी। जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड करने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। ये सभी स्टेशन श्रीनगर और इसके बाहरी इलाके में बनाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वादी में परेशानी के बिना बिजली मुहैया कराने के लिए 2021 का हदफ रखा है। 18वें ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सर्वे के एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में बिजली की मांग 2004-05 में 1706 मेगावाट से बढ़कर 2021-22 में 4217 मेगावाट हो जाएगी, जिसे पूरा करने के लिए कई मंसूबे बनाए जा रहे हैं। कश्मीर जहां लंबे अरसे तक कड़ाके की ठंड रहती है और ऐसे में यहां के आम लोगों और उद्योगपतियों की सबसे बड़ी चिंता रहती है बिजली में किल्लत। और अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार 300 करोड़ रुपयों की लागत से घाटी में 3 बड़े पावर ग्रिड स्टेशन बना रही है। सरकार का दावा है कि इन पावर ग्रिड स्टेशन से 24 घंटे कश्मीर घाटी में पावर सप्लाई रहेगी और ऐसा होने से न सिर्फ आम लोगों की मुश्किलें दूर होगी बल्कि उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर के सरायबाला में पीर को दस्तगीर साहब के डायग्नोस्टिक सेंटर में डे क्लिनिक शुरू किया गया है, जहां पर इस क्लिनिक में पिछले 15 दिनों में 35 से ज्यादा मरीज इलाज कराने आ चुके हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों को देख रहे हैं, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो मैं एज कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूं, तो यहां पे हमने आज से कार्डियोलॉजी का OPD स्टार्ट किया है और इसके अलावा हम यहां पे बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स भी करते हैं, जिनमें कार्डियोलॉजी के लिए एकोकार्डियोग्राफी है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं और लैब में भी कुछ टेस्ट्स होते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए है जो समाज में
एक ऐसी लेवल पे है जो बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं, जो जहाँ पे एक डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ऐसे महंगे होते हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस गौसिया शिफा खाना के इंतज़ामिया ने उन लोगों के लिए जिनको हम डाउन ट्रॉडन कहते हैं या जिनकी माली हालत बहुत कमज़ोर होती है, तो उनके लिए एक फ़ायदा मंद और उनके लिए एक बहुत ही अहम डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया है। पाकिस्तान की जानिब से कई मरतबा सरहद पार से लगातार भारी गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा और जिसकी वजह से आसपास के खेतों में सैकड़ों गोले गिरने से मक्की की फसल तबाह हो गई है, जिसमें शाहपुर, किरनी, मेंढर कस्बा और देगवार शामिल है। गोलीबारी से किसान बुरी तरह से परेशान हैं और उनको इस बात की फिक्र लगी है कि वो अपने बच्चों और जानवरों का पेट कैसे भरेंगे। लोगों का कहना है कि पहाड़ी इलाका होने के सबब उनके खेतों में साल में एक ही मरतबा मक्के की फसल पैदा होती है और जिसके सबब वो अपने परिवार का पेट पालते हैं और सूखे पौधों से सर्दी के मौसम में जानवरों को चारा डालते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी से आधे से ज़्यादा फसल तबाह बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि इंतजामिया को तबाह मक्के की फसल का मुआवजा देना चाहिए ताकि उन लोगों का गुजर बसर आराम से हो सके। हमारा एक ही फसल है, यहाँ हमारे शाहपुर में एक ही फसल होता है, साल भर के लिए एक ही है, वो भी इस गोलीबारी से बर्बाद हो चुका है। इससे हमारे को एक फसल होता है, किसी को आदमी को 3 महीने के लिए खर्चा होता है, किसी को साल भर के लिए, यहाँ पूरा किसी का नहीं होता। कि इसका हमारा बहुत नुकसान है। इसका हमारे गवर्नमेंट को, डीसी साहब को या इसको ये चाहिए कि हमारा इसको भी कोई भी माल महकमे वाला बेही कर इसका भी कोई करा कर हमारे को इन लोगों को कुछ सुकून मिलना चाहिए। जम्मू में आज आम आदमी पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस दौरान जहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने का फैसले का खैर मकदम किया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की पहचान छीनकर उसको मरकज के जेरे इंतजाम रियासत करार देने के फैसले पर सख्त तनकीद की है। साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी जद्दोजहद करेगी। आम आदमी पार्टी OBT member organization building team J&K आम आदमी पार्टी and also in charge of 4 districts रामबन, उधमपुर, कठुआ, राजौरी। ऐसा इसलिए है कि आपका इतिहास गवाह है जम्मू कश्मीर का। यह हमारा राज्य एक देश था, कंट्री के नाम से था। उसके बाद इसको स्टेट का स्टेटस मिला, विशेष राज्य का स्टेटस मिला और उसके बाद आज ये हमारी यूटी बन गई। यूटी से स्टेट बनते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ आम आदमी पार्टी इसका कंडेम करती है कि ये हमारा जो हक जो था वो हमें एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने विशेष राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष करेगी आज ही से। जिला गांधरबल में आज फिर से इंतजामिया की जानिब से हालात को काबू में रखने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर हल्की पाबंदियाँ लगाई गई। गांधरबल में यहाँ पर श्रीनगर की जानिब से जाने से पहले पूछताछ की जाती है और उसके बाद ही आगे जाने की इजाज़त मिलती है। ज़िले में अब तक हालात पर अमन है और लेकिन किसी भी तरह का कोई खुशगवार वाक़या अब तक पेश नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के तलवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से आर्मी भर्ती की मुहिम बड़े जोर शोर से चल रही है और इस भर्ती रैली के दूसरे दिन डोडा जिले के 3400 नौजवानों ने भर्ती रैली में अपने दमखम का मुजाहरा किया। कश्मीरी नौजवानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए मोदी सरकार के वादे को आगे बढ़ाते हुए फौज की यह भर्ती रैली 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक लगातार चलेगी, जहां पर रैली में पास हुए नौजवानों का मेडिकल एग्जामिनेशन 15 सितंबर तक चलेगा और इस भर्ती रैली में जम्मू के 7 जिले रियासी, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 29,000 नौजवान शामिल हो रहे हैं। हर दिन अलग अलग जिलों से नौजवानों को बुलाया जाएगा। फौज में भर्ती को लेकर और फौज की वर्दी पहनने का जज्बा नौजवानों में काबिल दीद है। फौजी अफसरान के मुताबिक फौज में नौजवानों के शामिल करने के लिए अगली भर्ती जम्मू के सरहदी जिला सांबा में कराई जाएगी। मरकजी हुकूमत ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है। ये रैली जो भी आप देख रहे हैं ये 11 सितंबर तक चलेगी। इसके तकरीबन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 29,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है और ये जो डिस्ट्रिक्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो है डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रियासी। और इसके बाद हम एक और रैली करने वाले हैं वो कि नवंबर के महीने में की जाएगी सांबा के अंदर, ताकि उस रीजन के इलाकों रीजन के लड़कों को भी और युवाओं को एक मौका मिले।
इस रैली में हिस्सा लेने के लिए हम उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज डोडा किश्तवाड़ और रामबन के इलाके से, जो पीर पंजाल से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ से कैंडिडेट्स आए हैं और आपने खुद देखा है वो किस उत्साह से इस रैली में भाग ले रहे हैं। और मैं उन सब कैंडिडेट्स को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में जो भर्ती होती है सिर्फ उनकी इंडिविजुअल काबिलियत के बेसिस पे होती है, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे होती है, उनकी मेडिकल स्टेटस पे होती है। और जो भी कैंडिडेट्स इनमें उत्तीर्ण मिलेगा उसको भारतीय सेना के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। राजौरी शहर के बाईपास अब्दुल्ला पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुल पर ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार की बंदूक से गोली चल गई। जानकारी के मुताबिक राजौरी में कानून इंतजाम बनाए रखने के लिए तैनात किए गए सिक्योरिटी दस्ते के जवान पुल पर ड्यूटी दे रहे थे कि अचानक उनसे गोली चल गई। गोली की आवाज़ सुनकर दीगर जवान वहां पर जाए वाक़या की तारीफ दौड़ पड़े और देखा कि जवान खून से लथपथ पड़ा है। दीगर जवानों ने इसकी जानकारी अफसरान को दी और पुलिस को बाखबर किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी जवान को जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक आईटीबीपी के जवान भीम सिंह को कान पर गोली लगी है और इलाज जारी है, हालत में सुधार है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि किन हालात में गोली चली। बीजेपी पुंछ की तरफ से नगर में वाकई पार्टी दफ्तर में कारकुनों के साथ मीटिंग की गई और इस मीटिंग की सदरत पार्टी के एमएलसी प्रदीप शर्मा और रियासती सेक्रेटरी सुनील गुप्ता ने की, जबकि पार्टी प्रदेश हाईकमान की जानिब से मुकर्रर पुंछ जिला इंचार्ज विक्रम रंधावा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और मीटिंग में मौजूद कारकुनों को पार्टी के इंतखाबात के ताल्लुक से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें चुनाव के लिए भी तैयारियां करने की गुजारिश की। इस मौके पर विक्रम रंधावा का कहना था कि बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में चलाई जा रही पार्टी रुकनियत मुहिम अपने आखिरी मरहले में है। इसके बाद 11 सितंबर को बूथ सतह की टीमों की तश्कील के लिए चुनाव कराया जाना है, क्योंकि बीजेपी जमहूरी अमल से पार्टी चलाने और इंतखाब कराने के अंदर यकीन रखती है। इसलिए चाहे बूथ सदर का चुनाव हो या फिर मंडल सदर, प्रदेश सदर हो या कौमी सदर का चुनाव, वो पूरी तरह से जमहूरी तरीके से ही होता है। उन्होंने मजीद बताया कि मीटिंग का इनेकाद यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि सभी बूथ सतह के कारकुनान इलेक्शन में हिस्सा ले सके। उसके बाद मंडल और उसके बाद फिर जिला सदर के चुनाव कराए जाने हैं, जिस पर चर्चा की गई। जनता पार्टी के हर 3 साल के बाद जो परंपरा है, जो इलेक्शन होते हैं संगठन के, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रधान, मंडल प्रधान और खासकर बूथों के, क्योंकि बूथों से लेकर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे जो इलेक्शन होते हैं, जिसमें अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब नड्डा जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष, और स्टेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। ये सब उसकी आज कार्यशाला थी पुंछ में, जिसको हम वर्कशॉप कहेंगे इंग्लिश में, और सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमारे जो पुंछ के इंचार्ज बने वो भी आए हुए थे और उन्होंने बताया कि कैसे हमने इलेक्शन कंडक्ट करने हैं और कैसे बूथ के इलेक्शन कराने हैं, पहले फिर मंडल के इलेक्शन कराने हैं, फिर जिला के इलेक्शन कराने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 6 जुलाई से देश भर में मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुआ था और मेंबरशिप ड्राइव जो इसको हमने कि सदस्यता अभियान के रूप में लिया था। देश भर में मेंबरशिप ड्राइव अभी चल भी रही है, लेकिन अब मेंबरशिप ड्राइव के आखिरी दौर में हमारा जो है संगठन के चुनाव जो है उसकी शैली जो है तय करी जाए। उसी के निमित्त मुझे जिला पुंछ का प्रभारी के नाते मैं आज आया हूँ और जिला पुंछ के अंदर हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 हमारे मंडल हैं, 451 के करीब पोलिंग बूथ हैं जिनके कि हमने चुनाव करवाना है। भारतीय जनता पार्टी का डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत मजबूत है, विद इन पार्टी डेमोक्रेसी जो है बहुत मजबूत है और यहाँ पर कोई भी प्रधान जो है, चाहे वो बूथ का हो, मंडल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो या राष्ट्रीय हो, वो कार्यकर्ताओं पे थोपा नहीं जाता है। कार्यकर्ताओं की सोच के साथ वो आगे तय होता है। रियासत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के पहले जो लोगों को पाबंदियां और बंदिशों का सामना करना पड़ता था, वो 370 के खात्मे के साथ ही अब खत्म हो गई है। लेकिन अब उसका उल्टा असर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कश्मीरी लड़की के दूसरी रियासत के लड़के के साथ फरार होने के भी वाकयात पेश आ रहे हैं। पेश एक ताजा मामला। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ऐसा लगता है मानो आवारा आशिकों के पर ही लग गए हों, क्योंकि प्यार और फरार का एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है। बिहार के सुपौल में कश्मीरी लड़की से प्यार के चक्कर का ये दूसरा वाकया है। सुपौल के राधोपुर थाना इलाके के इटवा गांव के रहने वाले मोहम्मद सुबहान के साथ कश्मीर को छोड़ पिया के घर पहुंची लड़की को ढूंढने कश्मीर पुलिस एक मर्तबा फिर सुपौल पहुंची, जहां राधोपुर थाना पुलिस की मदद से कश्मीर के अनंतनाग जिले की रहने वाली सिमी की तलाश की गई। लेकिन सुपौल में कोर्ट मैरिज और निकाह पढ़ने के बाद फरार दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला।
10-15 दिन के बाद मिल गई जानकारी। तो वहाँ जब ये थाने वाले इनको पकड़ गए तो फिर 8 दिन था इधर थाने में। थाने वालों ने बोला कि ले जाओ इसको। तो फिर उधर हालात ख़राब हो गई, सब मोबाइल सब ठप हो गया। तो जो पुलिस वाले वहाँ थाने के वो भी इधर काम पर लग गए। तो अब हम आए आज तो ये बोलता था वो चला गया मद्रास। दरअसल राधोपुर थाना इलाके के इटावा के रहने वाले मोहम्मद सुबहान 3 बच्चों के वालिद हैं। उनकी पहली शादी अररिया जिले के फारबिसगंज में हुई है। वो कश्मीर में 5 साल से राजमिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन इसी बीच दफा 370 हटने के बाद प्यार में गिरफ्तार जोड़े वहां से फरार हो गए। लड़की को लेकर सुबहान राधोपुर पहुंचा, जहां उसके वालिदैन ने इस बात की जानकारी राधोपुर पुलिस को दी, जिसके बाद राधोपुर पुलिस ने लड़की को अपने कब्जे में लेकर उसे आरजी घर सुपौल में रखा और कश्मीर पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। लेकिन कश्मीर में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद कश्मीर पुलिस जब लड़की को लेने 1 हफ्ते तक नहीं आई तो लड़की को छोड़ दिया गया, जिसके बाद दोनों ही आशिक जोड़ों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली और गांव छोड़कर कहीं फरार हो गए। वहीं मुलजिम लड़के की मां ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा कहां फरार हुआ है। लड़की का कहली आपसी क्या देबो। लड़की कहल के हम नहीं हेबे आपसी। जान किए कुर्बान न किए भा जाए। हम सुभान के साथ रहो। हम नहीं जेबे कश्मीर भूल कर। फिर अहाँ थाना भी लड़की लग गेलिए। हां थाना पर जाकर जमा के आइलिए। हां तो के बाद की भेलै? जमा मतलब थाना पर से लड़की चले गए। वापस का के थाना वाला? हां वापस नहीं लागले तब। तो के बाद की भेलै? तब लागले तो कोर्ट के लिए। हाँ शादी ब्याह के लिए। निकाह के लिए। हाँ तो के बाद तकर बाद मियां बीवी भेले चल गेले बाहर। फिर चल गेली त कमबै ला? हां चल गेले कमबै ला। कत्ता गेले से जाने क्या? हां से नहीं लाया उसके लड़के ने भागा था। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है समीना जान। तो क्या हुआ फिर? डॉक्टर अब्दुल रशीद बेटी का है, बेटी ज्यादा काम था। मिला नहीं है उधर, वो बोलते हैं बंद हो गया उधर मद्रास। गुज़िश्ता देर रात कश्मीर पुलिस के पहुंचने के बाद फिर से सिमी को तलाश किया गया, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। कश्मीर पुलिस के साथ लड़की के वालिद भी अपनी बेटी को खोजने के लिए सुपौल पहुंचे हैं। परेशान हाल वालिदैन कब अपनी बेटी से मिल पाते हैं और पुलिस कब तक मुलजिम को गिरफ्तार कर पाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुंछ जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट महकमा डोडा की जानिब से बेरोजगारों को स्वरोजगार के ताल्लुक से सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लोन के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया गया और जिसमें महकमे के जिला अफसरान के अलावा सभी बैंकों के अफसरान ने हिस्सा लिया और बिजनेस के लिए लोन लेने वाले लोग पहुंचे। उम्मीदवारों ने से उनकी जानिब से किए जाने वाले कामकाज के बारे में जानकारी ली गई और बेरोजगारों का इंतखाब करने के अमल में इसको अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि हुकूमत की जानिब से अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है ताकि बेरोजगार लोग अपना काम धंधा शुरू कर सके। ये हुडा डिपार्टमेंट है तो इससे लोन दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए। तो हम बिजनेस करना चाहते हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो हमें अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट जो है बड़ी इसमें हमें मदद कर रही है। जो यूथ है तो इसके लिए हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें अगर लोन मिलता है तो हम दिन ब दिन जो जिस तरीके से हमारी जो आगे तरक्की होती रहेगी तो इस तरीके से हम बैंक से लोन लेते रहेंगे और उनकी किस्तें भी देते। तो ये बहुत ही अच्छा है और कम जो है इसकी परसेंटेज रखी है, 6% जो है हमने बैंक को इनको देना है। तो इसमें बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा। अगर हमें किस्त मिलती है, हमें बैंक से लोन मिलता है, तो इसके लिए हम इनका जो हुडा डिपार्टमेंट है तो इसके भी हम शुक्रगुजार हैं। जो यूथ को जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोज़गार हैं, उनको दे रहे हैं, तो इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हम मीडिया वाले के भी शुक्र लोग ज़रूरतमंद लोग जो हैं डिफरेंट ट्रेड्स में
तो उनको बैंकों में उनके केस जो हैं वो स्पॉन्सर करने हैं, तो वो स्पॉन्सर जो है यहाँ से हम छानबीन करके, यहाँ बैंकर्स भी आए हुए हैं, तो डूडा के जो प्रोजेक्ट अफसर हैं वो भी आए हुए हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इसके, तो सभी मेंबर्स इकट्ठे होकर तो इनकी छानबीन करते हैं, देखते हैं कि ये जिस पर्पज़ के लिए इन्होंने फार्म भरा है वाकई इस पर्पज़ को ये कर पाएंगे या नहीं, तो इनको ज़रूरत भी है इसकी या नहीं है, तो इसके लिए ये छानबीन के लिए हमने इंटरव्यू रखे हैं। तो आज इंटरव्यू कर रहे हैं। आज के इंटरव्यू में कुल 20 कैंडिडेट जो हैं अपीयर हुए हैं, तो 20 में से हम देखेंगे अगर कोई रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट भी करेंगे, नहीं तो इसमें हम देखेंगे कि किसको कितने अमाउंट की ज़रूरत है उतना अमाउंट हम सैंक्शन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत हुई है, जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले के मुताबिक बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुतिन के सामने कश्मीर मुद्दे की जानकारी दी और रूस का इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि उन्हें इस पर हिंदुस्तान का समर्थन किया है उन्होंने, और साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे दुष्प्रचार की जानकारी भी पुतिन को दी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए मुझे आपका निमंत्रण बहुत सम्मान का विषय है। दोनों देशों के बीच सहयोग को एक नया आयाम देने के लिए यह एक नया ऐतिहासिक अवसर है। कल इस फोरम में भाग लेने के लिए मैं बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपकी इस दूरगामी पहल के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले महीने भारत के विशेष डेलीगेशन की व्लादिवोस्तोक की यात्रा को उपयोगी बनाने के लिए आप और आपके सहयोगियों का खास तौर पर मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं और मेरे डेलीगेशन के लिए की गई व्यवस्था और स्वागत सत्कार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फार ईस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। एक्सेलेंसी, आपने मुझे अपने देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की घोषणा की, उसके लिए मैं आपका और रूस के लोगों का आभारी हूं। यह हम दोनों देशों के लोगों के बीच विशेष मैत्री संबंधों को दर्शाता है। लंदन में भारत के खिलाफ एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया है, जहां पर माहिरीन ने अंडे, टमाटर, जूते, पत्थर, स्मोक बम और बोतलें फेंकी है। पाकिस्तानी मुजाहिरीन के हमले में बिल्डिंग की कई खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक पूरे इंग्लैंड से करीब 10,000 ब्रिटिश पाकिस्तानियों का झुंड लंदन पहुंचा था और वे इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा कर रहे थे कि इस दौरान मुजाहिरीन ने अचानक बिल्डिंग पर पत्थर, स्मोक बम और बोतल फेंकने शुरू कर दिए। कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को श्रीलंका में यूनिसेफ के कन्वेंशन में भी फजीहत का सामना करना पड़ा है। कोलंबो में हिंदुस्तानी एमपी के वफ्द ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई और बीजेपी के संजय जायसवाल ने पाकिस्तानी वफ्द को न सिर्फ टोका बल्कि ब्लैस्फेमी कानून, अकलियतों पर जुल्म समेत कई मुद्दों के साथ पलटवार भी किया। हिंदुस्तानी डेलीगेशन ने कहा है कि इसे कश्मीर पर बरहसरे इक़्तिदार, अपोजिशन और कश्मीर के अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन किसी तीसरे मुल्क को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है।